जरा सोचिए, 26 अप्रैल 1986 की वो खौफनाक और अंधेरी रात। चारों तरफ धुआं, आग की गगनचुंबी लपटें और एक सोवियत परमाणु संयंत्र जहां एक भयानक विस्फोट ने सचमुच इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। ये किसी डार्क सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री का कोई अल्ट्रा डिटेल्ड सीन नहीं था, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत थी। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल उसी रात के खौफ और उसके बाद सामने आए एकदम सटीक वैज्ञानिक डेटा की गहराई में उतरेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके जहन में आता है वो ये है कि उस रात चेरनोबिल में आखिर हुआ क्या था। और उससे भी बड़ी बात, दशकों बाद आज का वैज्ञानिक डेटा हमें क्या चौंकाने वाले सच बताता है। चलिए उस रात के उस भयानक आतंक से बाहर निकलकर विज्ञान और डेटा की एकदम साफ और निष्पक्ष रोशनी में सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक आपदा की रात की। देखिए, शुरुआत होती है 25 अप्रैल से। एक रूटीन टरबाइन टेस्ट की तैयारी चल रही थी। फिर आती है 26 अप्रैल की तड़के सुबह। इस टेस्ट के लिए उन्होंने जो किया, उसने तबाही की नींव रख दी। उन्होंने ऑटोमेटिक शटडाउन सिस्टम को ही बंद कर दिया और फिर बस कुछ ही सेकंड बाद कंट्रोल रॉड से अचानक ऊर्जा का एक ऐसा विशाल विस्फोट हुआ कि देखते ही देखते दो बड़े धमाकों ने यूनिट 4 रिएक्टर के परखच्चे उड़ा दिए। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और धमाके के ठीक बाद जो हुआ उसे बस एक नंबर से समझिए, 14 एक्साबेक्रेल। जी हाँ, 14 एक्साबेक्रेल। पर्यावरण में इतनी भारी मात्रा में रेडियोधर्मिता फैल गई थी। यह इतिहास का सबसे बड़ा अनियंत्रित नागरिक रेडियोधर्मी रिसाव था। यह आंकड़ा ही अपने आप में उस रात की भयावता की चीख चीख कर गवाही देता है। अब यहाँ जो बात सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प है, वो ये समझना है कि रिएक्टर से बाहर निकला क्या था। पूरा का पूरा 100% जिनॉन गैस, लगभग 50% आयोडीन और सीजियम और 5% बाकी का कोर मटेरियल सीधे हवा में घुल गया। मतलब शॉर्ट लिव्ड और लॉन्ग लिव्ड आइसोटोप्स का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल हमारे पर्यावरण में फैल चुका था। खैर, अब हम इस तबाही के पीछे की असली इंजीनियरिंग विफलता को समझते हैं, यानी आरबीएम के रिएक्टर की खामी। सोवियत आरबीएम के 1000 रिएक्टर में एक बहुत बड़ी डिज़ाइन खामी थी, जिसे पॉजिटिव वॉइड कोएफिशिएंट कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब कूलिंग पानी में भाप के बुलबुले या वॉइड्स बढ़ते हैं तो रिएक्टर की पावर कम होने की बजाय और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। आसान शब्दों में कहें तो उबलते पानी ने चेन रिएक्शन को धीमा करने की बजाय एकदम बेकाबू और ख़तरनाक बना दिया। पर सच कहूँ तो ये सिर्फ एक मशीन की खराबी का मामला नहीं था। ये कोल्ड वॉर के उस अलगाव और सेफ्टी कल्चर की पूरी तरह से कमी का एक सीधा नतीजा था। जरा सोचिए, ऑपरेटर एक ऐसे रिएक्टर को उसकी अंतिम सीमा तक धकेल रहे थे जिसके असली खतरों का उन्हें कोई अंदाजा तक नहीं था। आइए अब बात करते हैं इसके तत्काल परिणामों और तबाही की। शुरुआती नतीजे सच में दिल दहला देने वाले थे। धमाकों में 2 कर्मचारियों की तुरंत मौत हो गई। उसके बाद जो हुआ वो आग बुझाने वाले उन जांबाज फायर फाइटर्स का अभूतपूर्व बलिदान था। 134 लोगों में एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम यानी ARS की पुष्टि हुई, जिनमें से 28 की कुछ ही हफ्तों के भीतर बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। हालात इतने खराब थे कि मध्य मई तक आसपास के इलाकों से 1,16,000 लोगों को अपना घर छोड़कर तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। अब हम अपनी इस चर्चा को पूरी तरह से डेटा और वास्तविकता की ओर मोड़ते हैं। चलिए फैले हुए मिथकों और वैज्ञानिक सच के बीच के फर्क को समझते हैं। अगर आप डेटा को ध्यान से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। हाँ, ये सच है कि शुरुआती और स्थानीय प्रभाव भयानक थे, जैसे ARS से हुई वो मौतें। लेकिन जब हम लंबे समय के प्रभावों की बात करते हैं तो वो वैसे बिल्कुल नहीं थे जैसा अक्सर फिल्मों या कहानियों में बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। थायराइड कैंसर के 5000 मामलों में 15 मौतें दर्ज की गईं, जो कि दुखद है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बड़े पैमाने पर कैंसर के मामलों में किसी भी तरह की भारी वृद्धि का कोई वैज्ञानिक प्रमाण आज तक नहीं मिला है। 0। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? संयुक्त राष्ट्र की ये रिपोर्ट हर शंका को बिल्कुल साफ कर देती है। रिपोर्ट कहती है कि दुर्घटना के 20 साल बाद भी विकिरण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने का कोई सबूत नहीं है। ये एक ऐसा निष्कर्ष है जो उन लाखों मौतों के बढ़ा चढ़ाकर बताए गए भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है और विकिरण के असली असर को हमारे सामने रखता है।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस इंजीनियरिंग चमत्कार की जिसने इस तबाही को काबू में किया। इस न्यू सेफ कन्फाइनमेंट का बनना वाकई किसी बड़े अजूबे से कम नहीं था। इसे क्षतिग्रस्त रिएक्टर के ठीक पास पटरियों पर बनाया गया था। 2014 और 2015 में इसके दोनों हिस्सों को बड़ी सावधानी से जोड़ा गया और फिर 2016 में जरा कल्पना कीजिए, 36,000 टन के एक विशालकाय ढांचे को 327 मीटर तक खिसकाकर बिल्कुल सटीक रूप से उस रिएक्टर के ऊपर ढक दिया गया। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा मूवेबल लैंड बेस्ड स्ट्रक्चर है। हालांकि हाल ही में एक नया और चिंताजनक घटनाक्रम भी हुआ है। 14 फरवरी 2025 को एक ड्रोन हमले की वजह से इसी न्यू सेफ कन्फाइनमेंट की छत को नुकसान पहुंचा। वहां 6 मीटर का एक बड़ा छेद हो गया और आग लग गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक प्राथमिक सुरक्षा घेरा टूटने के बावजूद रेडिएशन का स्तर एकदम नॉर्मल रहा और अब 2030 तक इस पूरे ढांचे की मरम्मत करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आज चेरनोबिल का वो एक्सक्लूजन जोन कैसा दिखता है? आइए रिकवरी की इस कहानी पर नजर डालते हैं। आज का चेरनोबिल तबाही की नहीं बल्कि वापसी की कहानी कहता है। आधुनिक मील के पत्थर इस बात का पक्का सबूत हैं, जैसे ISF-2 ड्राई स्टोरेज अब 25,000 ईंधन असेंबली का सुरक्षित रूप से उपचार कर रहा है। बेलारूस ने उन दूषित क्षेत्रों में जीवन को फिर से बसाना शुरू कर दिया है। और क्या आप जानते हैं, 2019 में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या 1 लाख को भी पार कर गई थी। ये सारे आंकड़े हमें बताते हैं कि कैसे यह क्षेत्र अब कम से कम पाबंदियों के साथ वापस सामान्य जीवन की ओर लौट रहा है। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो विज्ञान के निष्कर्ष सच में दिल खुश कर देने वाले हैं। करंट बायोलॉजी का ये कोट देखिए, लंबे समय के डेटा में स्तनधारी जीवों की संख्या पर रेडिएशन के किसी भी नकारात्मक असर का कोई सबूत नहीं मिला है। इंसानों की गैरमौजूदगी में प्रकृति ने कैसे खुद को संभाला है, यह उसका एक शानदार उदाहरण है। आज ये जोन जैव विविधता के लिए एक बेहद सुरक्षित और फलता फूलता अभयारण्य बन गया है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा डर और असल सच्चाई एक दूसरे से कितने अलग हो सकते हैं। एक बहुत ही आम मिथक था, लोगों को लगता था कि रेडिएशन की वजह से पीढ़ियों तक जेनेटिक म्यूटेशंस होंगे। लेकिन असलियत क्या है? 2021 के साइंस जर्नल के एक बहुत ही डिटेल स्टडी में सामने आया कि अगली पीढ़ियों में जेनेटिक म्यूटेशन की दर में बिल्कुल कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस अकेली खोज ने लोगों के मन में बैठे एक बहुत बड़े और गहरे डर को जड़ से खत्म कर दिया है। तो इन सभी वैज्ञानिक आंकड़ों और ठोस सबूतों को गहराई से समझने के बाद अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। विज्ञान और डेटा के आधार पर क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि हम परमाणु आपदाओं को देखने का अपना नजरिया बदलें? हाँ, उस रात का खौफ और वो तबाही अपनी जगह एक कड़वा सच है, लेकिन आज का डेटा और विज्ञान हमें एक बहुत ही आश्वस्त करने वाली हकीकत भी दिखाते हैं। इन दोनों के बीच के उस संतुलन को समझना ही हमारे आज के इस विश्लेषण का असली मकसद था। तो इस बारे में सोचिएगा जरूर।